और हमारा लास्ट टॉपिक है रिट ज्यूरिसडिक्शन। लास्ट टॉपिक है हमारा रिट ज्यूरिसडिक्शन। इसमें दो तरीके की चीजें हम पढ़ेंगे, आर्टिकल 226, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32। पहली बात तो रिट का मीनिंग क्या है। रिट प्रोटेक्शन अवर फंडामेंटल राइट्स। किसको प्रोटेक्ट करती है? हमारे फंडामेंटल राइट्स को। किसको प्रोटेक्शन करती है? रिट किसे प्रोटेक्ट करती है? रिट प्रोटेक्ट करती है हमारे फंडामेंटल राइट्स को। अब देखिए आर्टिकल 220, आपके बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स मैंने बताए। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन के लिए, अगर आपके फंडामेंटल राइट है, अधिकार है, और वो आपसे छीने जा रहे हैं, तो आप उनकी सेफ्टी के लिए कहां जाओगे? आप आर्टिकल 32 अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है कि आप कोर्ट में जाके बोल सकते हो कि मेरे फंडामेंटल राइट अफेक्ट हो रहे हैं। तो आर्टिकल 226 के तहत तो आप एप्लीकेशन लगा सकते हो हाई कोर्ट में। कहां लगा सकते हो? एप्लीकेशन लाई टू हाई कोर्ट। यहां तो, और यहां जा सकते हो पिटीशन लाई टू सुप्रीम कोर्ट। यहां सीधा आप जा सकते हो कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है बेटा, पिटीशन। अब बेटा सुनो, हाई कोर्ट में तो आप किसी भी राइट के अगेंस्ट जा सकते हो, एनी राइट। आपका कोई भी अधिकार अगर अफेक्ट हो रहा है तो आप कहां जा सकते हो? हाई कोर्ट। लेकिन सिर्फ अगर आपके फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, ओनली फंडामेंटल राइट्स आर अफेक्टेड, ओनली फंडामेंटल राइट्स आर अफेक्टेड, देन यू गो फॉर सुप्रीम कोर्ट। तो फिर आप कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। ठीक है, तो आर्टिकल 226 और 32 में क्या अंतर है कि 226 में आप जाते हो हाई कोर्ट और 32 में आप जाते हो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। और उसी के साथ साथ यहां कोई भी राइट अफेक्ट हुआ है और यहां सिर्फ फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट हुए हैं। आप देखो कितने तरीके की रिट्स होती हैं, टाइप्स ऑफ रिट्स। रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, दूसरा रिट ऑफ मेंडेमस, दूसरी क्या है? रिट ऑफ, सेकेंड रिट कौन सी है? रिट ऑफ मेंडेमस। रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ सिशोरियो, क्रिटोरियो भी बोल सकते हो, और रिट ऑफ क्यू वेरेंटो। नो नीड टू राइट डाउन, अगर लिखना नहीं चाह रहे मत लिखो, ये सारी हैं आगे चल के। ठीक है, ये 5 तरीके की रिट हमें डिस्कस करनी है। पहली रिट है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। ये देखो, पहली रिट है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। नाउ हेबियस कॉर्पस के बारे में डिस्कस करूं आपके साथ। चलो जल्दी से करते हैं।
क्या है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस? का क्रक्स लिखवा रही हूं मैं. लिटरली मीन्स टू हैव अ बॉडी. मीन्स टू हैव अ, इसका मतलब क्या है? लिटरली मीन्स टू हैव अ बॉडी. अब सुनो, ये क्या है पहले एक बार लिखवा दूं, फिर उसके बाद पूरा अच्छे से समझाती हूँ, एकदम समझ में आ जाएगा वन शॉट. पहले पूरा लिख लेते हैं. लिटरली मीन्स टू हैव अ बॉडी. इज अ रेमेडी अवेलेबल टू अ पर्सन who is continued, who is confined या who is detained डिटेन मतलब होता है टू kept in your custody. डिटेन टू kept in custody without any legal justification. विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन. एक बार जिस बच्चे ने नहीं लिखी फटाफट से लिख लो. इतना लिख लिया. इस केस में क्या होता है? इस केस में क्या होता है बेसिकली कि देखो, लिटरली मीन्स टू हैव अ बॉडी, ये तो है लैटिन वर्ड, और इसकी नॉर्मल भाषा में क्या बोला गया है? टू हैव अ बॉडी. रेमेडी है किसके लिए? पर्सन के लिए. मान के चलिए कोई मिस्टर ए है और मिस्टर ए को किसी ने, स्टेट ने पकड़ के जेल में डाल दिया, मतलब गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया, और बिना किसी रीजन के जेल में डाल दिया. तो इस केस में उसके फंडामेंटल राइट अफेक्ट हो गए. बिना किसी रीजन के, बिना किसी जस्टिफिकेशन में जेल में डाल दिया. तो मिस्टर ए या तो वो खुद या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके घर वाले कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट में, और बोल सकते हैं कि ऐसे ऐसे हमारा फंडामेंटल राइट अफेक्ट हुआ है. और इस केस में जो कोर्ट होगी वो कौन से रिट इशू करेगी? रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस. और उस स्टेट से पूछेगी, उस स्टेट से क्या पूछेगी कि भैया ये बताओ आपने इस आदमी को क्यों डिटेन कर रखा है, केप्ट इन कस्टडी क्यों रख रखा है? अगर आपके पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन है तो आप हमें बताओ, अगर इसने कुछ गलत किया है तो हमें बताओ. अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है और लीगल जस्टिफिकेशन सही होता है तो वो रहेगा. और बिना किसी रीजन के अगर उसे आपने कैद कर लिया है तो आप उसे फटाफट से क्या कर दीजिए? रिलीज कर दीजिए. तो ये रिट हमारा कौन सा है? हैबियस कॉर्पस. टू मीन्स हैव अ बॉडी. रेमेडी अवेलेबल टू अ पर्सन हु इज डिटेन्ड विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन. आप जब यहां पढ़ोगे तो आपको कुछ इसी तरीके की ये जस्ट पढ़ोगे तो आपको कुछ इसी तरीके का नजर आएगा. फिर उसमें क्या होता है लास्ट में, अब मैं इसका पूरा क्रक्स बता रही हूं. अब क्या होगा कि ऑर्डर इशूड बाय कोर्ट टू अ पर्सन, ऑर्डर इशूड
by a court to a person who has detained to produce a body later before it. तो यहाँ पे जवाब मांगा जाता है कहीं ना कहीं कोर्ट से कि आपने वो जो व्यक्ति अरेस्ट किया है उसका रीजन बताओ, क्या कारण है, और अगर लीगल जस्टिफिकेशन मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसे क्या करना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। एक बार फिर से मैं बता रही हूँ, पूरा आराम से समझ लो। एक्चुअली क्या है कि हमारा फंडामेंटल राइट है, हमें कोई जबरदस्ती का अरेस्ट नहीं कर सकता, अपनी कस्टडी में नहीं रख सकता अगर हमने कुछ गुनाह नहीं किया, और अगर किया है तो वो आपको बताना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। अगर बिना किसी रीजन के कोई भी उठा के किसी को ले जाता है और अपनी कस्टडी में रख लेता है तो राइट टू फ्रीडम है ना हमारा, तो वो अफेक्ट हो रहा है। तो उस फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हम उसको प्रोटेक्शन देने के लिए हम रिट फाइल करते हैं कोर्ट में, और कोर्ट फिर क्या करती है, रिट इशू करती है। कौन सी वाली, हैबियस कॉर्पस टू हैव अ बॉडी, और उससे पूछती है जिसने भी उसे अरेस्ट किया है, स्टेट ने, कि मुझे ये बताओ कि तुमने क्यों अरेस्ट किया है। अगर कारण सेटिस्फाइड होता है, लीगल जस्टिफिकेशन होता है तो ठीक है, नहीं तो उसे रिलीज करने का आदेश दे देती है। वो खुद भी पर्सन कर सकते हैं, उसके घर वाले भी कर सकते हैं। ये था हैबियस कॉर्पस। दूसरे की ओर बढ़ते हैं। मेंडेमस, रिट ऑफ मेंडेमस की ओर चलते हैं हम लोग। मेंडेमस, the writ of mandamus is a command command issued to direct any person corporation, inferior court, or government, or government requiring him or it to do a particular thing specified therein, which pertains to his or its office and in further in the nature of पब्लिक ड्यूटी। सुनो,
बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं। रिट ऑफ मैंडेमस इज अ कमांड इशू टू डायरेक्ट एनी पर्सन, कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट और गवर्नमेंट रिक्वायरिंग हिम टू डू पर्टिकुलर थिंग स्पेसिफाइड टू डू पर्टिकुलर थिंग विच पर्टेंड हिज और इट्स ऑफिस इन अ फर्दरेंस ऑफ नेचर ऑफ पब्लिक ड्यूटी। जो पब्लिक ड्यूटी के लिए काम करना जरूरी था, अगर आपने नहीं किया तो क्यों नहीं किया, इसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट से बुला सकते हैं कि वो अपनी पब्लिक ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे, इसके लिए रिट इशू की जाती है। आगे आपको देखिए प्रोहिबिशन और सिसर, बहुत आराम से समझाऊंगी, दोनों को बड़े आराम से समझना। एक क्या है प्रोहिबिशन और दूसरी क्या है सरसरी। हम दोबारा लिखो, ये लिखा हुआ है प्रोहिबिशन और सरसरी। देखो एक ही लाइन में समझ लेते हैं। Prohibition is prevention is better than cure। ठीक, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक ही लाइन में आपको क्लियर कर देती हूं, बहुत अच्छे से और समझ में आएगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब मैं बताती हूं ये रिट कहां इशू की जाती है। ये रिट हमेशा, देखो आपको बहुत सारी चीजें मैंने बताई, हमेशा सुनिए, हमेशा जो भी अपर कोर्ट होती है वो लोअर कोर्ट के अगेंस्ट इशू करती है। कब इशू करती है? अगर कभी भी ऐसा लगता है कि जो नीचे वाली कोर्ट है उसने अपना दायरे से बाहर जाके, या उसने कुछ गलत डिसीजन दिया है, या उसने कुछ गलत डिसीजन दिया है या देने वाली है। देखो दोनों बातें सुनो, कोई गलत डिसीजन दिया है या देने वाली है, दोनों बातें मैं यहां पे डिस्कस कर रही हूं। कोई गलत डिसीजन दिया है या डिसीजन देने वाली है। देने वाली है तो वो तो अभी दिया नहीं है, प्रिवेंशन हो रहा है, और अगर दे चुकी है तो क्योर करना है। तो सुनो, अगर कोई भी इंफीरियर कोर्ट कोई डिसीजन देती है, अब इसे हिंदी में अपनी जो मैं बोल रही हूं वो लिख भी सकते हो। अगर कोई इंफीरियर कोर्ट ऐसा डिसीजन देती है जो उसने अपने दायरे से बाहर जाके, अपनी पावर्स के बाहर जाके एक्सेसिव जुरिस्डिक्शन के दौरान किसी लॉ को वायलेट करके ऐसा कोई आदेश दिया है, तो उस आदेश के अगेंस्ट आप कोर्ट में जा सकते हो, अपर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकते हो और बोल सकते हो उस इंफीरियर कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया। तो जो वो अपर कोर्ट होती है वो उनकी डिसीजन को मंगवाएगी, उनको रिव्यू करेगी और उन्हें ऐसा लगेगा हाँ इन्होंने गलत किया, तो उस डिसीजन को खत्म कर देगी, क्वेश कर देगी। उस डिसीजन को क्या कर देगी? क्वेश कर देगी। ये तो हुआ क्योर। और अगर अभी डिसीजन देने वाली है तो उसे वहीं रोक लगा देगी। अगर वो गलत डिसीजन देने वाली है तो उसे वहीं क्या लगा देगी? रोक लगा देगी। तो ये है रिट ऑफ प्रोहिबिशन और रिट ऑफ सिसेरियो। तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड टू इंफीरियर कोर्ट प्रिवेंटिंग लेटर, क्या करने के लिए? प्रिवेंटिंग वर्ड आया ना, प्रिवेंशन से बना ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, विच इज नॉट लीगली, जो उसके पास नहीं था। जब भी कोई एक्सेस जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हैं, लॉ का वायलेशन करते हैं, तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन उनसे पूछती है कि आप जो कमांड एक्टिविटी, प्रोहिबिशन कमांड इन एक्टिविटी, इट इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट जुडिशियल। किसके अगेंस्ट है ये? क्योंकि वही डिसीजंस देती हैं, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। जुडिशियल मतलब कोर्ट्स, क्वासी जुडिशियल मतलब ट्राइब्यूनल्स, एंड अवेलेबल अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर। इफ अब्यूज ऑफ पावर इज एपरेंट द रिट मे बी ऑफ राइट नॉट अ मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन। अगर दे प्राइमा फेसिया देखने से लग रहा है कुछ गलत हो रहा है तो आपका पूरा अधिकार है, आप अपर कोर्ट में जा सकते हो। क्या ये बात समझ में आई? जब भी कभी कोई लोअर कोर्ट अपनी पावर से बाहर जाके, अपने दायरे से बाहर जाके, लॉ के खिलाफ जाके कोई डिसीजन देती है तो आप अपर कोर्ट में जाके, देने वाली है, अपर कोर्ट में जाके उस डिसीजन को रुकवा सकते हो। दैट इज रिट ऑफ प्रोहिबिशन। और अगर दे चुकी है तो फिर देने के बाद आप जा सकते हो, उस डिसीजन को क्वेश कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। It is available only to a person, any body person having legal authority to determine question, right, subject having duty act judicially. Remove the proceeding from such body to High Court to quash decision that goes beyond its jurisdiction. Under Constitution of India, all High Court issue writ of certiorari through territorial jurisdiction. ठीक है, ये जस्ट आप रीड कर सकते हो। क्यू वेरेंटो, अगर मैं आपके साथ में क्यू वेरेंटो की बात करूं तो क्यू वेरेंटो कहता है
इंक्वायरी इनटू लीगलिटी ऑफ द क्लेम विच अ पर्सन असर्ट टू एन ऑफिस और फ्रेंचाइज। यहाँ पे ये पूछा जाता है कि आप जो ये पोजीशन होल्ड कर रहे हो क्या आप इस लायक हो भी या नहीं हो। जैसे मान के चलिए कोई सरकारी नौकरी निकली है और सरकारी नौकरी में पोजीशन फिल हुई है, तो उससे ये पूछा जाता है कि आप जो ये जॉब कर रहे हो क्या आपने पूरा एग्जाम क्वालिफाई किया, और उसके अगेंस्ट इंक्वायरी बिठाई जा सकती है कि चेक किया जाए कि इसने एग्जाम क्वालिफाई किया है या क्वालिफाई नहीं किया, आइदर ये एलिजिबल है भी या नहीं भी। तो इसे क्या बोलते हैं, क्यू वेरेंटो। द रेट ऑफ क्यू वेरेंटो एनेबल इंक्वायरी इनटू लीगलिटी ऑफ क्लेम पर्सन assert to office or franchise outside him if he is usurper the holder of office has to show the court what authority, उनके पास क्या authority इस ऑफिस को होल्ड करने की। समझ में आया? चलो अब मैंने समझा दिया, एक बार इनका छोटा क्रक्स लिखवा देती हूँ। रिट ऑफ प्रोहिबिशन, writ of prohibition is issued to an inferior court preventing the latter from usurping jurisdiction which is not legally vested it. Point to be noted. When Tribunal Act without or in excess jurisdiction or in violation of rules or laws a writ of prohibition can be asked for it. कैन बी आस्क्ड फॉर इट। मैंने बताया था ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमेशा अपर कोर्ट किससे पूछ सकती है, इंफीरियर कोर्ट से। ये क्या लगा सकती है, रोक लगा सकती है। कब? अगर डिसीजन दायरे से बाहर जाके देंगे तो। ठीक है, अगला सिसेरियो।
it is available to any person, it is available to any person या फिर any body of person having legal authority to determine question affecting the rights of subject and having duty to act judicially. In excess of their लीगल अथॉरिटी. आज क्लास काफ़ी लंबी चली, बच्चे लेट हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहे हैं, थोड़ा बाहर जाने वाले बच्चे हैं. इन एक्सेस ऑफ देयर लीगल अथॉरिटी, तो यहाँ पे सर्टिफाई किया जाता है, क्योर किया जाता है, वो डिसीजन क्वैश कर दिया जाता है, जो डिसीजन क्या कर दिया जाता है, क्वैश, खत्म कर दिया जाता है, जो उससे बाहर जाके लिया. इसमें आपको मैंने बताया है कि जो पर्सन है क्या उसके पास अधिकार है भी या नहीं, या उसने एग्जाम क्वालिफाई कर भी रखा है नहीं कर रखा, तो चेक किया जाता है कि इसने जो पोजीशन होल्ड करी है वो एग्जाम क्वालिफाई करके की है या नहीं की है. आगे देखो, मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जस्ट रीड आपको करना है, इसमें से आने के रेयर चांसेस हैं, जस्ट रीड आपको करना है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट एक्ट तो हम पूरा पढ़ ही चुके हैं, इसे जस्ट आप ऐसे ही रिव्यू कर सकते हो. इसमें से आप थोड़ा सा करना चाहते हो तो इम्पोर्टेंट मैं बता देती हूँ. If changed to fundamental rights 15, it provides for advancement of economically weaker section. 10% of all government job and college seats will be reserved for people outside the high income bracket. That is very very important amendment. ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है बेटा. इससे ज़्यादा जितना था ना कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट मैंने कराया है. इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप बेहिचक कॉल करके अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हो. आई हैव नो प्रॉब्लम. स्टिल कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो. एक बार मैं रिट्स बता देती हूँ सारी. रिट जो है मैं पूरा क्रक्स में बता देती हूँ. रिट जो टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया है, रिट की अगर हम बात करें, रिट अपने आप में एक प्रोटेक्शन देता है. जैसे मान के चलिए हमारा ये अपना घर है, ठीक है, और एग्जाम्पल ले रहे हैं, और हम इस घर में ना तो कुछ कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, ना किसी को आने से रोक सकते, ना जाने से रोक सकते, ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नया कर सकते, तो फिर वो घर होने का कोई फायदा नहीं. इसी तरीके से फंडामेंटल राइट है, लेकिन अगर उसकी प्रोटेक्शन नहीं है तो कोई फंडामेंटल राइट का फायदा नहीं है. उनकी प्रोटेक्शन के लिए रिट होते हैं. रिट एक अधिकार होता है कि आप कोर्ट में जाके बोल सकते हो कि मेरे अधिकार छीने जा रहे हैं. ये भी अपने आप में एक अधिकार है, ठीक है. इसमें से अलग अलग अधिकारों की बात करी हमने, अलग अलग पॉइंट्स की बात करी. हैबियस कॉर्पस, टू हैव अ बॉडी, बिना किसी रीजन के आप किसी को डिटेन नहीं कर सकती सरकार. करेगी तो रीजन देना पड़ेगा, नहीं देगी तो उसे रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है. उसी के साथ जितनी पब्लिक अथॉरिटी है, मैंडेमस, ठीक है, मैंडेटरी, जितनी आपकी पब्लिक ड्यूटी आपको निभानी पड़ेगी, नहीं निभाओगे हम रिट फाइल कर देंगे. दो आपस में कनेक्टेड है, प्रोहिबिशन और सिसोरियो. प्रोहिबिशन कहती है कि अगर आपने कोई भी ऐसा इंफीरियर कोर्ट ऐसा कोई भी डिसीजन देने जा रही है जो अपनी पावर के बाहर है, तो अपर कोर्ट में आप रिट फाइल करके वो उनसे पूछ सकती है कि डिसीजन आपने अगर अपने दायरे से अपनी पावर के बाहर जाके दिया, लॉ के अगेंस्ट दिया, तो इसे रोको. ये तो है प्रोहिबिशन, मतलब प्रिवेंशन. और अगर डिसीजन दे चुके हैं तो क्योर, तो उसे क्वैश कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है. फिर है क्यू वेरेंटो, कि आप जो ऑफिस होल्ड कर रहे हो, आप जो जगह होल्ड कर रहे हो, कि आपने उसका पूरा एग्जाम क्वालिफाई किया भी है या नहीं किया. ये है क्यू वेरेंटो. आई थिंक सो आपको बहुत बहुत बताई कि आपका ये पूरा चैप्टर A to Z एंटायर सिलेबस विच इज प्रिस्क्राइब बाय ICSI
वो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। कोशिश करो एक बार पढ़ लो पूरे अच्छी तरीके से। जो नोटिंग बनवाई, द क्रक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू क्रैक द एग्जाम, नॉट इन एंट्रेंस एग्जाम बट इन एग्जीक्यूटिव एंड इन प्रोफेशनल ऑल्सो. I completely focus on this fundamental to crack the exam. This is our core strategy to maintain the crux, because at the time of examination it's very tough to revise the entire syllabus, and I think so you are facing the same problem in class 12th और in graduation जो भी आपने एग्जाम दिया है. So हम इसको जो तैयारी हमारी होती है वो एक लास्ट मोमेंट के लिए होती है. तो रिवाइज थ्रू द क्रक्स एंड द कीवर्ड्स एंड होप सो आपको चैप्टर आप बहुत जल्दी से कंप्लीट करोगे और रिवाइज करोगे. कोई दिक्कत अगर किसी बच्चे को है तो वो पूछ सकता है. ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू. चैप्टर कंप्लीट हो गया. अगेन बधाई. थैंक यू.